Good morning, students. Welcome to Competition Guru online coaching classes. In today's class, we will discuss growth and development topic, which is first topic for child development and pedagogy for all teaching exams. ये जो टॉपिक है टोटल 3 क्लासेस में डिवाइड रहेगा. आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, व्हाट इज हेरिडिटी, इन्वायरमेंट एंड इससे रिलेटेड जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं. एंड नेक्स्ट 2 वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ, डेवलपमेंट, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस. तो चलिए विदाउट एनी डिले आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज ग्रोथ एंड नेक्स्ट व्हाट इज डेवलपमेंट. ओके, तो सबसे पहले आता है व्हाट इज ग्रोथ, वृद्धि क्या है. ठीक है, तो नॉर्मली क्या समझते हैं आप, वृद्धि क्या होगा, ग्रोथ क्या होगा. आई थिंक आप सबको पता है, नॉर्मल लाइफ में भी आप ये वर्ड यूज करते हो, ग्रोथ या वृद्धि. तो जब ग्रोथ की बात आती है, ग्रोथ का दूसरा नाम और क्या बोल सकते हो आप, फिजिकल चेंजेस या फिर फिजिकल डेवलपमेंट. ग्रोथ मीन्स किसी भी तरह का चेंज आता है आपकी बॉडी साइज में, प्रोपोर्शन में. ठीक है, उसे हम किसका नाम दे देते हैं, ग्रोथ का. ओके, तो जब ग्रोथ वर्ड बोला जाए तो सिर्फ हम किसकी बात करते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं. ठीक है, मतलब बचपन से लेके जो चेंजेस आपकी बॉडी में आए. ठीक है, जैसे पहले आपकी हाइट कम होगी, फिर हाइट थोड़ी बढ़ जाती है, आपका एक बॉडी साइज प्रोपोर्शन बन जाता है. इन्हीं चेंजेस को हम किसका नाम दे देते हैं, ग्रोथ या वृद्धि का नाम दे देते हैं, या फिर बोलेंगे फिजिकल डेवलपमेंट. क्लियर, मतलब ग्रोथ में सिर्फ हम किसकी बात करते हैं, जितने भी आपकी बॉडी फिजिकल या शरीर में जो चेंजेस, परिवर्तन आते हैं, शारीरिक परिवर्तनों की बात करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद टर्म आती है डेवलपमेंट. डेवलपमेंट क्या है, मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट. अगेन क्या आएगा, चेंजेस आएंगे, बट यहाँ पे ओनली फिजिकल चेंजेस की बात नहीं होगी. ठीक है, इसके साथ किसकी बात करेंगे, आपके जो मेंटल एबिलिटीज हैं उनमें जो भी चेंजेस आएंगे, या आप में जो सोशल डेवलपमेंट होगी, मोरल डेवलपमेंट होगी, उसे हम उन सभी को किसका नाम दे देते हैं, डेवलपमेंट का नाम दे देते हैं. तो अगर अब बात करें, जो ग्रोथ है वो कैसा है, नैरो कॉन्सेप्ट है, एंड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट कैसा है, ब्रॉड या कॉम्प्रेसिव कॉन्सेप्ट आ जाता है. ओके, जैसे अगर और थोड़ा सा मैं डिटेल में बताऊं व्हाट इज डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है, तो किसी भी तरह का चेंज आना. ठीक है, डेवलपमेंट कैसी प्रोसेस आ जाएगी, इट इज ए प्रोसेस in which changes occurs in human beings from conception till death. जो भी परिवर्तन आते हैं मनुष्य में कॉन्सेप्शन से लेके डेथ तक. ठीक है, किसी भी तरह के चेंजेस, उसे हम किसका नाम दे देंगे, उसे हम बोल देंगे डेवलपमेंट. ओके, जैसे कि हमने लिखा है, डेवलपमेंट इज कॉम्प्रेसिव प्रोसेस और कॉन्सेप्ट दैट स्टार्ट्स फ्रॉम प्री नेटल स्टेज एंड कंटिन्यूस टिल डेथ. ठीक है, कॉन्सेप्शन को और क्या बोल सकते हैं, प्री नेटल स्टेज भी बोल सकते हैं, जो आगे हम स्टेजेस में डिस्कस करेंगे. ओके, कैसी प्रक्रिया है, जो जन्म पूर्व अवस्था से शुरू हो जाती है और मृत्यु पर्यंत चलता है, उसे बोलेंगे विकास. क्लियर है ये चीज. ठीक है, बट अब हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया चेंज. बट ऐसा नहीं है कि कोई भी चेंज आएगा उसे आप विकास का या डेवलपमेंट का नाम दे दोगे, नहीं. ठीक है, ये जो चेंजेस हैं ये कैसे होने चाहिए, एक सीक्वेंस में, ऑर्डरली वेज में होने चाहिए. ओके, एंड सेकेंड चीज, ये चेंजेस कैसे होने चाहिए, रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस होने चाहिए, स्थायी होने चाहिए.
ऐसा नहीं कि कोई शॉर्टर पीरियड के लिए आप में कोई परिवर्तन आया। जैसे कई बार होता है आप वेट गेन कर लेते हो, है ना, आप कभी पेट हमारा मोटा हो गया, कभी पतला हो गया, तो उसे हम डेवलपमेंट का नाम नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली चीज़ें चेंज हो रही हैं और एक सीक्वेंस में, ऑर्डर में नहीं है और परमानेंट नहीं है वो चीज़, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो चेंजेस कैसे होंगे, या तो परमानेंट या रिलेटिवली परमानेंट, फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम जो चेंजेस आएंगे उसे हम डेवलपमेंट का नाम दे देंगे, ओके। जैसे कि जब बच्चा बिल्कुल छोटा है, जैसे 1 या 2 साल का है, अभी उसे ज़्यादा समझ नहीं है, आप बड़ी कुछ प्रॉब्लम उसके सामने रख देते हो, चाहे मैथ्स की, साइंस की या डेली लाइफ की, शायद वो उनको सॉल्व नहीं कर सकता है। बट जब वो बड़ा हो जाता है, उसका जो माइंड है वो फुली डेवलप हो जाता है, तो उन प्रॉब्लम्स को भी वो इजिली सॉल्व कर पाता है, ठीक है। तो इस तरह के जो चेंजेस आएंगे उसे हम डेवलपमेंट का नाम दे देंगे। या बचपन में बच्चे को अल्फ़ाबेट्स नहीं आते हैं, बट एक बार जब वो अल्फ़ाबेट सीख जाता है, आपने अल्फ़ाबेट सीख लिए हैं, अब टिल डेथ लाइफ लॉन्ग वो आपको याद रहने वाले हैं, तो उसे हम किसका नाम दे देंगे, डेवलपमेंट का नाम दे देंगे, ठीक है। या फिर हर किसी का एक बॉडी साइज, बॉडी प्रोपोर्शन होता है, तो उसे भी हम किसका नाम दे देंगे, डेवलपमेंट का नाम दे देंगे, क्योंकि वो भी कैसा है, आप पे परमानेंट चेंज आ चुका है आपकी, ठीक है। एक बार जितनी आपकी हाइट बढ़नी थी वो बढ़ चुकी है, ओके, वो भी कैसा चेंज है, स्थायी परिवर्तन है, तो उसे भी हम किसका नाम दे देंगे, डेवलपमेंट का नाम दे देंगे। तो मतलब चेंज आएगा, बट चेंज एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डरली वे में होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, स्थायी होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए, उसे हम डेवलपमेंट बोल देंगे, या फिर लंबे समय के लिए होना चाहिए, फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर है ये? तो ये तो हो गया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट उसके बाद आता है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। इसके बाद हम ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है वो भी डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले डिस्कस करेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। जो डेवलपमेंट है, विकास है, उसके क्या क्या चरण हैं, क्या क्या अवस्थाएं, ओके। तो ये कुल हमारे पास स्टेजेस दे रखी हैं, ओके, डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें पहली स्टेज आ जाती है प्री नेटल पीरियड या प्री नेटल स्टेज, गर्भावस्था जिसे बोलेंगे, वही बिफोर बर्थ का जो टाइम होता है, कॉन्सेप्शन से लेके बर्थ के बीच का जो टाइम है, वही 7 या 9 मंथ का जो पीरियड होता है माँ के गर्भ में जब बच्चा है, तो उसी अवस्था को बोला जाता है प्री नेटल पीरियड या गर्भावस्था। तो अभी अभी हमने विकास डेवलपमेंट डिस्कस किया कि ये जो डेवलपमेंट है ये कॉन्सेप्शन से ही शुरू हो जाती है ना, माँ के गर्भ में ही बच्चे का विकास होना शुरू हो जाता है, ओके। तो इसीलिए उस स्टेज को बोला प्री नेटल स्टेज, और वही डेवलपमेंट की फर्स्ट स्टेज रहेगी। क्लियर ये चीज? सेकेंड आता है इन्फेंसी पीरियड, शैशवावस्था। अब आपने एक चीज यहाँ पे याद रखनी है, जैसे यहाँ पे लिखा है जो इन्फेंसी पीरियड है वो कब से कब तक होगा, बर्थ से लेके 14 डेज या 2 वीक्स तक होगा, 2 सप्ताह तक का जो पीरियड है उसे इन्फेंसी पीरियड बोल देंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट रख दिया है बेबीहुड, बचपन अवस्था, जिसे 2 वीक से लेके 2 सालों तक रखा गया। अगर डिटेल में आपसे पूछा जाए तो आप क्या कर सकते हो, इन्फेंसी और बेबीहुड को अलग अलग चरण बता सकते हो, स्टेजेस बता सकते हो, बट इन जनरल ज़्यादातर जब एग्जाम में पूछा जाता है आपसे इन्फेंसी पीरियड का जो टाइम है वो पूछा जाता है कि कब से कब तक होगा, और ऑप्शन में ज़्यादातर आपको देखने को मिल जाएगा 0 to 2 years। तो आपने ध्यान रखना है, अगर इस तरह से पूछा 0 से 2 साल तक, तब भी आप इन्फेंसी ही टिक कर सकते हो, उस केस में ये दूसरी स्टेज बन जाएगी, और ये दोनों ही एक ही स्टेज में इंक्लूड कर रहे हैं, ध्यान रखना है। तो जैसे भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, अगर उसने पूछा इन्फेंसी और 0 से 2 वीक्स लिखा तो ये टिक कर देना, अगर 0 2 ईयर ही दिया है और ऑप्शन में बेबीहुड नहीं दिया है तो आपने फिर उसी को इन्फेंसी पीरियड रख देना है, जैसा कि ज़्यादातर एग्जामिनर पूछता है। क्लियर है ये चीज़? नेक्स्ट आता है चाइल्डहुड पीरियड, ओके। अब जो चाइल्डहुड पीरियड है यहाँ पे इन्होंने अलग से कर दिया है, 2 ईयर्स से लेके 12 ईयर्स तक का पीरियड, जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर मैं सेकंड इसे बना रही हूँ तो थर्ड स्टेज में इसे बना देती हूँ। चाइल्डहुड के आगे 2 स्टेजेस आ जाती हैं, अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड। इन जनरल हम इस तरह डिफाइन कर देते हैं, बाकी जो डिफरेंट थिंकर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो अलग तरीके से भी अपने स्टेजेस को बना सकते हैं या उसमें ईयर्स रख सकते हैं।
ठीक है, बट हम यहाँ पे जनरल फॉर्म में विकास डेवलपमेंट की अवस्थाओं की बात कर रहे हैं। तो थर्ड स्टेज आ जाएगी अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यकाल 2 से 6 साल तक। नेक्स्ट है लेटर चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 साल। नेक्स्ट आता है, अब अडोलसेंस को भी अगेन किस तरह डिवाइड कर दिया गया है, प्री अडोलसेंस, अर्ली अडोलसेंस एंड लेटर अडोलसेंस। क्लियर है, बट अगेन आप क्या कर सकते हो, इसे भी डिवाइड एक ही रख सकते हो तीनों को, तो ये बन जाएगी आपकी फिफ्थ स्टेज। और वो कब से कब तक का पीरियड हो गया, ये 12 तक आया और लास्ट 20 टू 12 टू 20 ईयर्स हो सकता है। ठीक है, अगर आपने इस तरह रखना है, प्री अडोलसेंस 11 से 13 साल आ गया, एंड अर्ली अडोलसेंस आ गया 13 से 17, एंड नेक्स्ट है लेटर अडोलसेंस, वो आ जाएगा 17 से 19 या 20। अब अगेन आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सब्जेक्ट है उसमें आपने चीज़ों को रिजिट नहीं करना है। कि नॉर्मली हम देखते हैं कि अडोलसेंस पीरियड किशोरावस्था कब तक मान लेते हैं, 18 साल तक, जैसे गवर्नमेंट ने तय किया है, या टीन एजर 19 ईयर्स तक। बट यहाँ पे साइकोलॉजी में हम मैक्सिमम 20 ईयर तक अडोलसेंस किशोरावस्था पीरियड को कंसीडर कर सकते हैं। तो जब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है, जो भी नियर बाय ऑप्शन एग्जामिनर देता है वो आपने चूज कर लेना है, आपका आंसर करेक्ट होगा। क्लियर, और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आता है अर्ली अडल्टहुड, मतलब 6th स्टेज बन गई हमारी, 21 टू 40 ईयर्स। नेक्स्ट है मिडल एज, 7th स्टेज बन गई 40 टू 60, एंड लास्ट ओल्ड एज 60 ऑनवर्ड। ठीक है, कई बार आपको 65 ऑनवर्ड भी दे देते हैं, कोई बात नहीं, वो भी ऑप्शन करेक्ट होगी। तो जो भी ऑप्शन दिया होगा, ठीक है, वो एक ही कोई ऑप्शन देगा, वो आपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर चूज कर लेना है। क्लियर है, सो टोटल आपने 8 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट याद रखनी है। प्री नटल पीरियड, इन्फेंसी पीरियड, उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड पूर्व बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड उत्तर बाल्यावस्था, देन अडोलसेंस पीरियड किशोरावस्था। अगर आप उसे डिवाइड करना चाहते हो प्री, अर्ली या लेटर में डिवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट है अर्ली अडल्टहुड, प्रौढ़ावस्था जिसे बोला जाता है, एंड नेक्स्ट मिडल एज या मिडल अडल्टहुड भी बोल सकते हैं, मध्यावस्था, एंड लास्ट है ओल्ड एज वृद्धावस्था। क्लियर है, ये आपने ज़रूर याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, स्पेशली आपके जो टेट वाले एग्जाम है, जैसे सी टेट हो गया या आपका एच टेट, पी टेट, कोई भी एग्जाम है वहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्लियर, उसके बाद नेक्स्ट आता है, ये जो डेवलपमेंट है इसको डिफरेंट डोमेन्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, डिफरेंट क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है, या आप इसके लिए दूसरा वर्ड और क्या यूज कर सकते हो, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के प्रकार। ठीक है, जो डेवलपमेंट है वो डिफरेंट टाइप की होती है। ठीक है, जैसे कि पहला फिजिकल डोमेन, शारीरिक क्षेत्र या शारीरिक विकास। नेक्स्ट कोग्निटिव डोमेन, संज्ञानात्मक क्षेत्र या संज्ञानात्मक विकास। मोरल डोमेन या मोरल डेवलपमेंट, एंड लास्ट सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट या फिर डोमेन। क्लियर है, इसे आप डोमेन्स पूछा अगर एग्जामिनर तब भी सेम चीज, टाइप्स पूछा तब भी सेम चीज। क्लियर, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल डोमेन की। व्हाट इज फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट क्या होती है। ठीक है, शारीरिक विकास या शारीरिक क्षेत्र विकास का क्या है। ठीक है, तो नाम से समझ आ रहा होगा, डेवलपमेंट में हम किसकी बात करेंगे, चेंजेस की, परिवर्तनों की बात करेंगे। और यहाँ पे नाम हमारे सामने क्लियर है, हम किसकी बात करेंगे, स्पेशली फिजिकल डोमेन की। मतलब आप फिजिकलिटी, आपके शरीर में, आपकी बॉडी में जो चेंजेस आएंगे, परिवर्तन आएंगे, उसी चीज को हम बोल देंगे फिजिकल डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, विकास का शारीरिक क्षेत्र। तो सेम वही चीज जो हमने ग्रोथ में डिस्कस किया, ग्रोथ और फिजिकल डोमेन ऑफ डेवलपमेंट एक ही चीज हुई। जो भी आपकी बॉडी में चेंजेस आएंगे उसे हम बोल देंगे फिजिकल डोमेन या फिजिकल डेवलपमेंट। बट आपने यहाँ पे क्या चीजें याद रखनी है, ये जो फिजिकल डोमेन है या फिजिकल डेवलपमेंट है, ये दो तरीके से होती है। ठीक है, एक आ गया सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट और दूसरा प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपने ध्यान रखना है कि सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट किसे बोला जाता है एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट किसे बोला जाता है। ठीक है,
और अगर और थोड़ा डिटेल में बात करें, जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो कैसी आ जाती है, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट आ जाती है। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट मतलब जो बच्चे की बड़ी मांसपेशियां हैं उनका विकास। फाइन मोटर डेवलपमेंट, फाइन में नाम से समझ आ रहा है, फाइन मतलब छोटा, जो भी छोटी मांसपेशियां हैं उनकी डेवलपमेंट, ठीक है। एंड सेंसरी डेवलपमेंट, जो भी सेंसेस हैं आपकी, ठीक है, जो भी आपकी सेंसेस हैं उनका विकास होना। अब सेंसेस कौन कौन सी आ जाती हैं, जैसे देखना, सुनना, बोलना, गंध, ठीक है, ये सारी क्या आ जाती हैं आपकी, सेंसेस आ जाते हैं, इनका विकास होना। तो इन सबको हम किस में रखेंगे, फिजिकल डेवलपमेंट में रखेंगे, ठीक है। जैसे हमने जीन ब्याजे में भी हम पढ़ते हैं, जब स्टेजेस की बात करते हैं सेंसरी मोटर स्टेज में, कि बच्चा जब 0 to 1 मंथ के बीच में होता है वो सिर्फ लाइट को देख पाता है, बाकी चीज़ें नहीं देख पाता। बट धीरे धीरे जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, बड़े होते जाते हैं, या हमारी फिजिकल डेवलपमेंट होती जाती है, वैसे वैसे जो हमारी डिफरेंट सेंसेस हैं, इंद्रियां हैं, उनका विकास भी होता जाता है, ठीक है। तो वही ये बात है कि धीरे धीरे किस तरह से पहले आप में कुछ ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं, उसके बाद फाइन मोटर डेवलपमेंट होती है, सेंसरी मोटर डेवलपमेंट होती है, सो ऑन, ठीक है। ये सब कुछ ही फिजिकल डेवलपमेंट का पार्ट आएगा, शारीरिक विकास का पार्ट आएगा। बट जो इम्पॉर्टेंट चीज है वो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि ये जो फिजिकल डोमेन है ये किन किन क्षेत्रों को शामिल करती है, या इसका सीक्वेंस क्या है, किस तरीके से फिजिकल डेवलपमेंट होगी। और इसमें स्पेशली हम किसकी बात कर लेते हैं, प्री नेटल पीरियड की बात कर लेते हैं, जो बर्थ से पहले वाली जो स्टेज है वहाँ के लिए स्पेशली ये दोनों टर्म्स यूज की जाती हैं, सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। तो अगर सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट की बात करें, सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट क्या आ जाएगा, आपने देखा होगा एक बार, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, डेवलपमेंट फ्रॉम हेड टू टो, क्वेश्चन पूछा जाता है ना आपसे। तो वही है कि पहले बच्चे का जो सिर है वो विकसित होता है, देन टुवर्ड्स द फीट बाकी बॉडी पार्ट्स डेवलप होते हैं, और ये किसकी बात है, प्री नेटल पीरियड की ही बात हो रही है, ठीक है। तो सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस या सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट को हम क्या बोल देंगे, डेवलपमेंट फ्रॉम हेड टू टो, सर से पैर की तरफ जो विकास होगा उसे बोला जाएगा सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट आता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट क्या हो जाएगी, फ्रॉम बॉडी सेंटर टू आउटवर्ड, फ्रॉम बॉडी सेंटर टू आउटवर्ड, केंद्र से बाहर की तरफ जो विकास होगा आपका उसे बोलेंगे प्रॉक्सिमोडिस्टल, ठीक है। मतलब यहाँ तो हेड टू टो हो गया कि पहले हेड डेवलप होगा, देन टुवर्ड्स द फीट बाकी बॉडी पार्ट्स डेवलप होंगे। बॉडी सेंटर टू आउटवर्ड का मतलब जो भी आपके जैसे मेन बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे पहले आपकी रीढ़ की हड्डी वो डेवलप होगी, देन बाहर की तरफ बाकी जो आपके अंग हैं, जैसे कि आपके आर्म मसल बन गया, उसके बाद आपके हाथ, फिंगर्स, इन सब का विकास होगा। इस प्रकार के सीक्वेंस को हम बोल देंगे प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों टाइप का जो सीक्वेंस है डेवलपमेंट है एक साथ ही चलता है। क्लियर, इस तरीके से भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है कोग्निटिव डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, ये सिंपली कोग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। अब आपको पता है कि साइकोलॉजी में हम कोग्निटिव या संज्ञान वर्ड किसके लिए यूज करते हैं, मेंटल एबिलिटीज के लिए, जो भी मानसिक क्षमताएं हैं उसके लिए हम कोग्निटिव डोमेन या संज्ञानात्मक विकास शब्द प्रयोग में लाते हैं, ठीक है। तो मतलब कोग्निटिव डोमेन या कोग्निटिव डेवलपमेंट का मीनिंग हो गया जो भी आपकी मानसिक क्षमताएं हैं, मेंटल एबिलिटीज हैं, उनकी डेवलपमेंट होना, ठीक है। जैसे बच्चा बिल्कुल छोटा है, अभी उसका माइंड डेवलप नहीं है, बट जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसके जो सोचना समझना, रीजनिंग, तर्क वितर्क करना, इन क्षमताओं की, इन एबिलिटीज की डेवलपमेंट होती जाती है, तो उसी को हम नाम दे देते हैं कोग्निटिव डेवलपमेंट का या कोग्निटिव डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। क्लियर हो गया, क्या क्या चीजें आ गई, ये जो आप सोचते हो, थिंक, रीजन करना, चीजों को तर्क वितर्क देना, चीज़ों के पीछे का लॉजिक देखना, लॉजिक लगाना, ठीक है, ये सारे ही जो क्षमताएं हैं, एबिलिटीज़ हैं, वो आपके कोग्निशन का पार्ट है। तो इन्हीं की डेवलपमेंट होना, उसी को बोलेंगे कोग्निटिव डेवलपमेंट। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है मोरल डोमेन, ठीक है, जो भी नैतिक विकास है बच्चे का, नैतिक क्षेत्र,
तो मोरल डोमेन क्या आ जाएगा? मोरालिटी, नैतिकता सबको पता है, मोरालिटी का मीनिंग सबको पता है। अगर नहीं भी पता एक बार बता देते हैं, मोरालिटी क्या होगा, नैतिकता क्या होगी। अब जब आपका जन्म होता है, बर्थ के टाइम पे हमें सही गलत की पहचान नहीं है, ठीक है। बट जैसे धीरे धीरे हम बड़े होते हैं और जहाँ पे हम रहते हैं, पेरेंट्स के साथ, सोसाइटी के साथ, टीचर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, वो लोग हमें डिफरेंट चीज़ें सिखाते हैं, जिसमें वो लोग बताते हैं कि क्या सही है या क्या गलत है। और जैसे जैसे थोड़े और बड़े हो जाते हैं, वैसे वैसे हमें खुद से सही गलत की पहचान होने लगती है, कि जैसे दूसरों के साथ कुछ गलत करना बुरी बात है, नहीं करना चाहिए, मोरालिटी नैतिकता के अगेंस्ट है, दूसरों की हेल्प करना अच्छी बात है, ठीक है, मोरल चीज़ है। ऐसी ऐसी डिफरेंट चीज़ें आप सीख जाते हो। इसी को नाम दिया जाता है मोरल डेवलपमेंट का, नैतिक विकास का। मतलब सही गलत की पहचान होना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसी को बोलेंगे मोरल डेवलपमेंट या नैतिक विकास। क्लियर है ये चीज़? जैसे कि कोहलबर्ग ने भी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। ओके, नेक्स्ट आगे फिर बाद में डिस्कस करेंगे थ्योरीज को। तो उन्हें डिफरेंट चीज़ें बताई थी कि किस तरह से कब कब किस तरह की मोरालिटी आती है, सो ऑन, उसी को हम बोल देंगे मोरालिटी। तो आपको याद होगा स्कूल में एक बुक, मोरल साइंस की बुक पढ़ाई जाती थी, किस लिए? कि बच्चों में मोरालिटी का विकास हो, ठीक है। नैतिक शिक्षा की जो बुक थी वो इसीलिए इंक्लूड की जाती है स्कूल्स में। नेक्स्ट है सोशल एंड इमोशनल डोमेन। आप चाहो तो अलग भी रख सकते हो, सोशल डोमेन अलग बना सकते हो, फिफ्थ पार्ट इमोशनल डोमेन भी बना सकते हो, या साथ में ही रख सकते हो, ठीक है। सोशल, सामाजिक एंड इमोशनल, भावात्मक विकास हो गया आपका, ठीक है। तो सोशल डेवलपमेंट की हुई, भावात्मक विकास क्या हुआ कि आफ्टर बर्थ जब आप लोगों के बीच रहते हो, उनके साथ इंटरेक्ट करते हो, तो आपको पता लगता है एक सोसाइटी में, एक समाज में कैसे रहना है, ठीक है। जैसे अब हर टाइम आप रो नहीं सकते हो, जैसे छोटा बच्चा है तो उसे कुछ भी हो रहा है वो रोना शुरू कर देता है, बट जब आप बड़े हो जाते हो तब आप ऐसा नहीं करते हो, तो मतलब उसे हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, आपकी सोशल डेवलपमेंट हो चुकी है आपकी, ठीक है। ऐसे ही जब बचपन में भूख लगी, कभी बच्चा रोना शुरू कर देता है, ठीक है। बट फिर जब बड़े हो जाते हैं, जैसे जैसे हमारी फिजिकल डेवलपमेंट होती जाती है, सोशल डेवलपमेंट होती जाती है, वैसे वैसे हमें समझ आता है कि यार हम ऐसे कहीं पे भी रो नहीं सकते, किसी पे भी गुस्सा नहीं कर सकते। तो जो बच्चे की फ्रीक्वेंट इमोशंस होते हैं, उन पे जब बच्चा कंट्रोल करना सीख जाता है, उसी को नाम दे दिया जाता है इमोशनल डेवलपमेंट का, भावात्मक विकास, ठीक है। तो ये दोनों चीजें साथ में चलती हैं, इसीलिए एक ही डोमेन में रख दिया, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। मतलब एक सोसाइटी में कैसे रहना है और अपने इमोशन को, भावों को कैसे कंट्रोल करना है या कैसे एक्सप्रेस करना है, इसी को नाम देंगे सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट का, या सोशल एंड इमोशनल डोमेन ऑफ डेवलप। क्लियर ये चीज? ठीक है। तो सो ये डिफरेंट डोमेन्स या डिफरेंट टाइप्स आ गए डेवलपमेंट में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन कौन से ऐसे कारक हैं, फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, वृद्धि और विकास को, ठीक है। जिसमें सबसे पहला कारक आता है फूड। अब कुछ स्पेशली बेस्ड है ग्रोथ पे और कुछ स्पेशली बेस्ड रहेंगे डेवलपमेंट। एग्जामिनर जिस भी तरीके से क्वेश्चन पूछता है आप आंसर करोगे। जैसे फूड की बात करें तो ये माना जाता है, जैसे छोटे बच्चों के लिए होता है ना कि प्रॉपर बच्चों को न्यूट्रिशन मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। जिसमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, पोषक तत्व आ जाते हैं, जैसे कि विटामिन हो सकते हैं, आपके कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकते हैं, डिफरेंट मिनरल हो सकते हैं, ठीक है। तो जो एक डाइट होती है, प्रॉपर डाइट, उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, ठीक है। जैसे नॉर्मली जो फैट्स हैं एंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो बच्चे को एनर्जी देने का काम करते हैं। तो अगर बहुत लंबे टाइम तक आप फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स नहीं जाते हैं बच्चे की बॉडी में, तो क्या होगा, बच्चे की बॉडी को एनर्जी नहीं मिल पाएगी और बच्चे की बॉडी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगी, है ना। वैसे ही बहुत लंबे टाइम तक अगर बच्चे को प्रोटीन्स ना मिले या प्रोटीन कम मिले तो उसका असर बच्चे की ग्रोथ पे पड़ेगा, बच्चे को की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए फूड भी कैसा कारक है जो बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करेगा। अब क्योंकि ग्रोथ ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट का ही पार्ट है, क्योंकि ग्रोथ आपका नैरो कॉन्सेप्ट है, डेवलपमेंट ब्रॉड है, तो ये भी फिर डेवलपमेंट का फैक्टर भी बन सकता है ऑटोमेटिक। ओके, नेक्स्ट आता है फ्रेश एयर एंड सनलाइट। अब अगेन फ्रेश एयर और सनलाइट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, सेम जैसे फूड
इससे डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, वैसे ही सनलाइट से भी आपको विटामिन डी, एंड वैसे भी आपकी बच्चे की अच्छी ग्रोथ के लिए माना जाता है कि सनलाइट एंड फ्रेश एयर बहुत ज़रूरी है, तो ये भी इसमें हम फैक्टर इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फिजिकल एक्सरसाइज एंड एक्टिविटीज़। अब ये बोला जाता है, जैसे मॉन्टेसरी ने बोला था कि बच्चे के लिए जो उसका प्ले है वही उसका काम है, वर्क है, ठीक है, वर्क इज प्ले फॉर अ चाइल्ड, ओके। तो बच्चे के लिए मतलब एक्टिविटीज़ करना, एक्सरसाइजेस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि फिजिकल डोमेन में हमने देखा कि बच्चे की जो ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं या फाइन मोटर स्किल्स हैं उनकी डेवलपमेंट होती है, तो उसमें भी ये जो एक्सरसाइज एंड एक्टिविटीज़ हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सो ये भी कैसा कारक आएगा जो बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करेगा। नेक्स्ट आता है सेक्स डिफरेंसेस। जो आपका अलग अलग सेक्स है, जेंडर है, उसके बेसिस पे भी हम बोल सकते हैं कि आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट पे असर पड़ेगा। कैसे? जैसे नॉर्मली देखा जाता है कि जो लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, उनकी डेवलपमेंट, स्पेशल फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें, जल्दी हो जाती है एज कंपेरिजन टू बॉय, ओके। एंड जो बॉयज़ हैं उनकी हाइट या बाकी फिजिकल डेवलपमेंट है वो लड़कियों के बाद होती है, ठीक है। नॉर्मली जैसे 9th-10th की क्लास में जब लड़कियां होती हैं उनकी हाइट में जो भी इंक्रीज होना था, जो भी जितनी भी हाइट बढ़नी थी वो बढ़ चुकी होती है, बॉयज़ की उसके बाद बढ़ती है, ठीक है। तो इसे नाम दिया गया सेक्स डिफरेंसेस, कि जो आपका सेक्स है, लिंग है, उसका भी इफेक्ट पड़ सकता है कि कैसे आपकी ग्रोथ या डेवलपमेंट होगी। क्लियर? नेक्स्ट है इंटेलिजेंस, ठीक है। जो आपकी बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, वो भी आपकी डेवलपमेंट को प्रभावित करेगी। नॉर्मली ये माना जाता है कि जो जिसका IQ ज़्यादा होगा, जो ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, उसकी डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छे तरीके से होगी, चाहे वो सोशल डेवलपमेंट हो या इमोशनल डेवलपमेंट हो, और जिसका IQ कम होगा उसकी डेवलपमेंट उससे कम स्पीड या कम रेट से होगी, ठीक है। तो ये भी कैसा फैक्टर है जो बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट आता है रेस एंड कल्चर। जिस रेस में आप रहते हो, जिस संस्कृति को आप बिलोंग करते हो, उसका भी इफेक्ट पड़ता है। हमारे बहुत सारे थॉट्स हमारे कल्चर से इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है। तो वो भी क्या करेगा, हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित कर सकता है, ओके। सो ये सारे कारक हैं जो बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं, इफेक्ट करते हैं। इसके अलावा और भी फैक्टर्स आप रख सकते हो, डिफरेंट तरीके से डिवाइड कर सकते हो आप। और क्या तरीका हो सकता है, इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर करके भी आप इनको डिवाइड कर सकते हो। इंटरनल का दूसरा नाम और क्या जाता है, पर्सनल फैक्टर्स या इंट्रिंसिक फैक्टर्स, एंड इसका दूसरा नाम क्या जाता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इस तरीके से भी आप फैक्टर्स को डिवाइड कर सकते हो, ओके। जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को जो इन्फ्लुएंस करते हैं या अफेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर इस केस में इंटरनल एंड पर्सनल में किस तरह के फैक्टर्स रख लोगे, जैसे इंटेलिजेंस बच्चे का टोटली इंटरनल फैक्टर है, जो जिस तरह का वो इंटेलिजेंट होगा वो टोटल कैपेबिलिटी उसके ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। कोई दूसरा पर्सन इफेक्ट नहीं डालेगा उसके इंटेलिजेंस में, जितना IQ है उसके पास उतना है, ठीक है। तो इस तरह के फैक्टर हम पर्सनल में रख लेंगे या इंटरनल में। और एक्सटर्नल में जैसे फूड हो गया, तो एक्सटर्नल फैक्टर हो गया बाहर से चीज़ें बच्चे को जो मिलती हैं, वो एक्सटर्नल या इन्वायरमेंटल फैक्टर में रख सकते हैं। जैसे कि एक्सटर्नल में क्या क्या आ जाएगा, बच्चे की फैमिली आ सकती है, बच्चे की सोसाइटी आ सकती है, टीचर, पीयर ग्रुप, सब कुछ इसका पार्ट हो जाएगा। बच्चे का जो स्टडी मटेरियल है या टेक्स्ट बुक्स हैं वो भी इसका पार्ट्स आ सकते हैं, ठीक है। एंड इंटरनल में ऐसे और क्या आ सकते हैं, बच्चे के इंटरेस्ट, एबिलिटीज़, इंटेलिजेंस, माइंडसेट, ये सारे इंटरनल या पर्सनल में रहेंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लर्निंग डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे डिटेल में ये डिस्कस करेंगे, क्योंकि लर्निंग भी किसका पार्ट माना जाता है, डेवलपमेंट का ही पार्ट माना जाता है, ओके। सो उसमें हम डिटेल में ये सारी चीज़ें दोबारा से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है, तो एक चीज़ तो आपने याद रखनी है कि ग्रोथ को ही बोला जाएगा फिजिकल डेवलपमेंट या फिजिकल डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। मतलब जो ग्रोथ है वो ऑटोमेटिकली किसका पार्ट है, डेवलपमेंट का ही पार्ट है, क्लियर है। और उसी के बेसिस पे फिर आप डिफरेंस बता सकते हो दोनों चीज़ों में, ठीक है। जैसे फर्स्ट डिफरेंस क्या आ जाएगा कि ग्रोथ क्या है, सर्टेन टाइम प्रोसेस है, मतलब निश्चित आयु के बाद रुक जाती है आपकी ग्रोथ। ऐसा नहीं आपकी हाइट हमेशा बढ़ती जाएगी नहीं,
ठीक है, रुक जाती है हमारी हाइट कुछ टाइम के बाद। ह्यूमन बींग्स में प्लांट्स की तरह नहीं कि इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। बट डेवलपमेंट कैसी है, लाइफ लॉन्ग एंड कंटिन्यूस प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार, ठीक है। डेवलपमेंट कैसी है, लाइफ लॉन्ग एंड कंटिन्यूस प्रोसेस है, हमेशा चलती जाएगी। कॉन्सेप्शन से बिफोर बर्थ से शुरू हो जाएगी और टिल डेथ आप कुछ ना कुछ सीखते जाओगे, क्योंकि अब ग्रोथ तो लिमिटेड पीरियड के लिए होगी, बट डेवलपमेंट में और भी तो डोमेन्स हैं, जैसे कोग्निटिव डोमेन होगी, सोशल डोमेन होगी, ओके। तो जो आपका माइंड है वो हमेशा डेवलप करता रहता है, हर टाइम आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हो। सोसाइटी में जब आप रहते हो, सोसाइटी से आप नई नई चीज़ें हमेशा सीखते रहते हो, तो वो सारे डेवलपमेंट का पार्ट है। तो इसलिए बोला क्योंकि वो हमेशा चलती जाती है प्रोसेस, तो जो आपकी डेवलपमेंट है वो कैसी, लाइफ लॉन्ग एंड कंटिन्यूस प्रोसेस है। क्लियर। नेक्स्ट आता है ग्रोथ इज नैरो कॉन्सेप्ट बिकॉज सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करता है, एंड कॉम्प्रहेंसिव कॉन्सेप्ट है बिकॉज ये अपने साथ फिजिकल, कोग्निटिव, मोरल, इमोशनल सारी टाइप ऑफ डेवलपमेंट को इंक्लूड कर लेता है। नेक्स्ट आता है ग्रोथ इज फिजिकल। फिजिकल होती है जो भी हमारे बॉडीज में चेंजेस आ रहे हैं, हमारी हाइट वेट में, उसे हम डेवलपमेंट बोल देते हैं या ग्रोथ बोल देते हैं। एंड डेवलपमेंट कैसी होगी, मल्टी डायमेंशनल होती है या इंटरनल होती है, मतलब इसमें डिफरेंट चीज़ें, वही कोग्निशन भी आ जाएगा, मोरालिटी भी आ जाएगी, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट भी इंक्लूड हो जाएगी। नेक्स्ट आता है ग्रोथ डज नॉट फॉलो सर्टेन ऑर्डर। जो ग्रोथ है वो निश्चित क्रम नहीं होता है। अब इसमें थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि समटाइम्स ये पॉइंट आपको कंफ्यूज कर देता है। अब इसमें जब बोला ग्रोथ डज नॉट फॉलो सर्टेन ऑर्डर, मतलब वही कि जैसे समटाइम्स वेट आपका घट बढ़ सकता है ना। और उसके अलावा जो कई बार जो ग्रोथ है वो क्या होगी कि एक सर्टेन ऑर्डर नहीं फॉलो करती है, मतलब ऐसा नहीं कि सबकी पहले हाइट ही बढ़ेगी या बॉडी प्रोपोर्शन, ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। बट डेवलपमेंट में हमेशा सर्टेन ऑर्डर होगा, ओके। तो जब अगर डेवलपमेंट वर्ड यूज़ किया होगा, ओके, और चाहे फिर वो फिजिकल डेवलपमेंट की ही बात की हो, तो आपने आंसर करना है कि निश्चित क्रम से होता है, क्योंकि जब हम सेफेलोपॉडर और प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट की बात करते हैं, सीक्वेंस की बात करते हैं, तो ये निश्चित क्रम में ही होंगी वो चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट आता है ग्रोथ कैन बी मेजर्ड एंड वेटेड। जो ग्रोथ है उसे मेज़र किया जा सकता है, आप अपनी हाइट को माप सकते हो, वेट को माप कर सकते हो, बट जो डेवलपमेंट है वो ऑब्जर्वेबल होगी, ठीक है। सिर्फ आप दूसरों को के व्यवहार को देख के, बिहेवियर को देख के बता सकते हो कि किस तरह की उसकी डेवलपमेंट हुई होगी। नेक्स्ट आता है ग्रोथ क्लियरली विजिबल होती है, एंड डेवलपमेंट क्योंकि ऑब्जर्व करनी पड़ती है तो नॉट क्लियरली विजिबल। ग्रोथ इज पार्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट, ठीक है। वही जो पीछे बोला कि नैरो कॉन्सेप्ट है एंड वो ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये डिफरेंट जो डिफरेंसेस हैं वो याद रखने हैं। अब कई बार कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि डेवलपमेंट ग्रोथ ऑटोमेटिक डेवलपमेंट का पार्ट है, तो आपने सिर्फ ये चीज़ें आपने याद रखनी है, जो डिफरेंस जब आपसे पूछा जाएगा उसी टाइम पे आप याद रखोगे, अदरवाइज ये जो डेवलपमेंट है इसी में सारी चीज़ें इंक्लूड रहेंगी, चाहे फिर वो फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें, कोग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें भी ऑटोमेटिक ही आ जाएंगी। ये सिर्फ इन केस है जब आपको इनको अलग करना बताया पूछा जाए, या सिंपली कई बार पूछा जाता है कि ग्रोथ में क्या क्या चीज़ें होंगी, ग्रोथ किस तरह की है, तो ये वाले सारे पॉइंट उस केस में आप याद रख सकते हो। अदरवाइज आपने सिंपली डेवलपमेंट या किसी भी तरह की होगी फिर वो मेंशन नहीं किया होगा, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखोगे। आगे जब मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना, तब आपको क्लियर हो जाएगी जी। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत। अब जो विकास है वो डिफरेंट सिद्धांतों पे काम करता है, जो हमने ऑलरेडी चीज़ डिस्कस कर ली, उसी के बेसिस पे प्रिंसिपल बन जाते हैं। जैसे कि पहला है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप ये कमेंट करके भी पूछ सकते हो कि ये प्रॉब्लम है, तो नेक्स्ट लेक्चर में वो आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर कर दिया जाएगा, ओके। तो फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, विकास की दिशा का सिद्धांत। मतलब जो डेवलपमेंट है वो किस प्रिंसिपल को फॉलो करती है, डायरेक्शन के प्रिंसिपल को, वही सेफेलोपॉडर एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल, एक सीक्वेंस में होगी, हेड टू टो होगा या बॉडी सेंटर टू आउटवर्ड होगा, उसी को बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट ऑर्डर, निश्चित क्रम का सिद्धांत। मतलब जो डेवलपमेंट है एक डेफिनेट ऑर्डर में होती है,
ठीक है। डेफिनेट ऑर्डर में कैसे, जैसे सबसे पहले प्रीनेटल स्टेज आएगी, फिर इन्फेंसी पीरियड आएगा, उसके बाद नेक्स्ट चाइल्डहुड पीरियड आएगा, एडोलसेंस, सो ऑन, एक डेफिनेट ऑर्डर में होती है। ठीक है, जो ऑलरेडी जो पीछे डिस्कस कर चुके हैं वही सेम चीज़ है। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, जो डेवलपमेंट है वो डिफरेंट रेट से होती है। ठीक है, किसी कोई जल्दी डेवलप कर सकता है, कोई थोड़ा स्लो स्पीड में करेगा, कोई फास्ट स्पीड से करेगा, उसी को हम बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रेट ऑफ डेवलप। कोई भी दो लोगों की डेवलपमेंट एक तरीके से एक रेट से नहीं हो सकती। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि डेवलपमेंट कैसी प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, निरंतर चलती रहती है। कहाँ से शुरू हो जाती है, बिफोर बर्थ शुरू हो जाती है, जैसे कॉन्सेप्शन का नाम दे दिया, और कब तक चलती जाती है, टिल डेथ कंटिन्यू रहती है, इसलिए इसे बोला प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। हर जो व्यक्ति है वो अलग तरीके से डेवलप होगा। ठीक है, उसे बोल देंगे प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, वंशानुक्रम और वातावरण का सिद्धांत। तो जैसे डिफरेंट फैक्टर्स डेवलपमेंट को, विकास को प्रभावित करते हैं, वैसे ही हेरिडिटी और इन्वायरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और जो पर्टिकुलरली ये इन्वायरमेंट और हेरिडिटी है, यहाँ से एक नंबर का कंफर्म आपके टेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसको थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, व्हाट इज हेरिडिटी एंड व्हाट इज इन्वायरमेंट। ओके, हेरिडिटी क्या है एंड इन्वायरमेंट क्या है। तो अगर आपको पता है, सोचो जल्दी से कि क्या होगा हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। वीडियो को पॉज कर सकते हो, सोच सकते हो, एंड नेक्स्ट फिर हम डिस्कस करेंगे आगे मीनिंग ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, क्या होगा, किसे हम हेरिडिटी अनुवांशिकता बोलेंगे। तो आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा अब तक। ओके, हेरिडिटी क्या होगा, जो भी गुण ट्रेड्स हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं एट द टाइम ऑफ कॉन्सेप्शन, ठीक है, थ्रू जीन्स, उसी को हम किसका नाम दे देते हैं, हेरिडिटी का, अनुवांशिकता का नाम दे देते हैं। ठीक है, मतलब हम जैसे कई बार होता है कि अपने पेरेंट्स से कुछ गुण हमें मिल जाते हैं, जैसे हो सकता है फादर स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो तो आगे उसके बच्चे भी स्पोर्ट्स में ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे हो सकते हैं, या मदर स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी है, दोनों ही, तो बच्चे भी हो जाते हैं। तो ऐसे गुणों को हम ट्रेड्स को क्या नाम दे देते हैं, हेरिडिटी का नाम दे देते हैं। ठीक है, जो जनरेशन टू जनरेशन चलते जाते हैं, वो किसी भी तरह से हो सकते हैं, आपकी पर्सनैलिटी के ट्रेड्स हो सकते हैं, डिजीजेस हो सकती हैं, डिफरेंट हैबिट्स हो सकती हैं, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, उसे हम नाम दे देंगे किसका, हेरिडिटी का। क्लियर है। नेक्स्ट उसके बाद आता है एनवायरनमेंट। अब हेरिडिटी को छोड़ के बाकी सारी चीजें किसका पार्ट मानी जाती हैं, एनवायरनमेंट का, पर्यावरण का। ठीक है, मतलब आफ्टर बर्थ आप जिस भी चीज के साथ कांटेक्ट में आए, जहां भी रहे, वो सब कुछ आपका एनवायरनमेंट था। चाहे फिर वो आपकी फैमिली हो, आपका नेबरहुड हो, स्कूल हो, टीचर्स हो, रेलवे स्टेशन हो, पुलिस स्टेशन, एनीथिंग, वो सब कुछ ही किसका पार्ट है, एनवायरनमेंट का। ठीक है, तो अपने आसपास के वातावरण को, हर एक चीज को हम बोल देते हैं एनवायरनमेंट। क्लियर। तो ये तो सिंपली हो गई मीनिंग या डेफिनेशंस ऑफ हेरिडिटी एंड डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो बच्चे की डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब स्पेशली हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की। ओके, क्योंकि हेरिडिटी तो क्या है, बाय बर्थ ही आपको मिलने वाली है, जैसे मिल गई वो मिल गई, है ना। तो बट अब इन्वायरमेंट में आने के बाद अलग अलग चीजें हमारी डेवलपमेंट को अफेक्ट करती हैं, उनके बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला आता है फिजिकल फैक्टर्स। ठीक है, फिजिकल फैक्टर्स आपने यहाँ पे याद रखना है, हम बॉडी, शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, इन्वायरमेंट के अंडर पड़ रहे हैं फिजिकल फैक्टर्स। ठीक है, तो जो भी मतलब परिस्थितियां होंगी इन्वायरमेंट की जहाँ पे आप रहते हो। ठीक है, जैसे कई बार होता है कि कोई बच्चा ऐसी जगह पे रह रहा है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा नहीं है, या पानी नहीं आता है प्रॉपर, या बारिश हो रही है तो छत नहीं है रहने के लिए, सो ऑन, कुछ भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये सारे कार्य क्या करेंगे, बच्चे की डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मतलब जिस
सिचुएशन में, जिस जगह पे आप रहते हो, वो बच्चे की डेवलपमेंट को प्रभावित करेंगी। वो सारी चीज़ें आएंगी फिजिकल फैक्टर्स में। ऐसे ही फैमिली, जिन लोगों के बीच आप रहते हो, है ना, अब हमारी सोशल डेवलपमेंट कैसी होगी, मोरल डेवलपमेंट कैसी होगी, वो मैक्सिमम हमारी फैमिली पे डिपेंड करता है। तो फैमिली मेम्बर्स या फैमिली मदर फादर कुछ भी आ सकता है, वो सारे भी डेवलपमेंट को प्रभावित करेंगे। ये भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। एंड नेक्स्ट आता है स्कूल एंड टीचर। जिस स्कूल में बच्चा जाता है, जिन टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करता है, जिन पीयर्स ग्रुप के साथ मिलता जुलता है, वो भी क्या करेंगे, बच्चे की डेवलपमेंट को प्रभावित करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि स्कूल का जैसा इन्वायरमेंट है, या फिर टीचर जिस तरह का बिहेवियर शो करता है बच्चों के साथ, या बच्चे एक दूसरे के साथ जिस तरह का बिहेवियर शो करते हैं, बच्चे भी ऑटोमेटिकली वैसे बनना शुरू हो जाते हैं। अगर बच्चे ग्रुप में ऐसे हैं कि पढ़ने वाले हैं, सोशल है, मोरल है, तो साथ वाला बच्चा भी ऑटोमेटिकली वैसा हो जाता है। अगर बच्चे कैसे हैं कि लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं, बैड हैबिट्स में इंडल्ज है, तो दूसरा जो साथ वाला बच्चा होता है वो भी ऑटोमेटिकली वैसा ही हो जाता है। ठीक है, तो ये भी कैसे कारक हैं जो बच्चे की डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। ठीक है, और इनको रखेंगे हम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में। अब बात आती है कि किस तरह से ये जो हेरिडिटी है एंड इन्वायरमेंट है, ये बच्चे की डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। ठीक है, तो कुछ थिंकर्स मानते हैं कि जो हेरिडिटी है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। कुछ थिंकर्स का मानना है नहीं, जो इन्वायरमेंट है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे पहले। अब दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, इसी टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। हेरिडिटी, जो भी ट्रेड्स गुण आपको पेरेंट्स से मिले, एनवायरनमेंट, जो भी जहाँ पे भी आपका पालन पोषण हुआ, वो सारी चीज़ें। अब कुछ थिंकर ने बोला कि हेरिडिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चे की डेवलपमेंट में। ठीक है, जैसे अगर जो दो भाई बहन हैं, डिफरेंट टाइम पे पैदा हुए हैं, डिफरेंट हेरिडिटी है, ठीक है, मतलब वो पूरी तरह से सेम नहीं होते, उनको सेम इन्वायरमेंट भी मिल जाता है, तब भी दोनों के इंटरेस्ट एबिलिटीज अलग हो सकती हैं, मतलब हेरिडिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कुछ थिंकर्स ने बोला नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कि ट्विंस का केस लें, उनकी हेरिडिटी सेम है, बट क्योंकि उनको इन्वायरमेंट अगर अलग दे दें, तो उनकी डिफरेंट कल्चर में रहने की वजह से, डिफरेंट इन्वायरमेंट में रहने की वजह से, उनकी जो डेवलपमेंट है वो डिफरेंट रेट से हो सकती है, उनकी इंटरेस्ट एबिलिटीज डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, मतलब उन्होंने इन्वायरमेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। देन अल्टीमेटली फिर थिंकर्स, साइकोलॉजिस्ट ने क्या कंक्लूड किया कि ये जो हेरिडिटी है एंड इंटरेक्शन है, ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन ह्यूमन डेवलपमेंट। ओके, तो हमेशा जब यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि हेरिडिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है या इन्वायरमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आपका आंसर क्या होगा, आप हमेशा याद रखोगे डेवलपमेंट is result of interaction between heredity and development। विकास किसकी वजह से होगा, ये जो इंटरेक्शन होगी, अंत्यक्रिया होगी, हेरिडिटी, अनुवांशिकता, और डेवलपमेंट नहीं, इन्वायरमेंट आएगा यहाँ पे। ठीक है, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट के बीच में, उसे हम नाम दे देंगे किसका, डेवलपमेंट। वातावरण और जो भी आपकी हेरिडिटी है, अनुवांशिकता है, उसके बीच जो अंत्यक्रिया होगी, उसी का रिजल्ट होता है डेवलपमेंट। ठीक है, हमेशा याद रखना है जब डेवलपमेंट पूछा, डेवलपमेंट इज रिजल्ट ऑफ हेरिडिटी, इन्वायरमेंट या इंटरेक्शन, तो हमेशा आपका आंसर बोथ होगा या इंटरेक्शन होगा, ध्यान रखना है इस चीज। ठीक है, तो ये जो डिबेट है कि हेरिडिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर इन्वायरमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस डिबेट का दूसरा क्या नाम आ जाता है, नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट इसे बोला जाता है। प्रकृति बनाम पोषण बहस या विवाद। ओके, जिसमें पूछ लिया जाता है व्हाट इज नेचर एंड व्हाट इज नर्चर। ठीक है, तो नेचर क्या आ जाएगा,
इंडिविजुअल की जो इनेट क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, जन्मजात गुणों को, जो हेरिडिटी है सिंपली, उसे हम क्या बोल देंगे, नेचर बोल देंगे। तो नेचर आपका क्या आ गया यहाँ पे, हेरिडिटी आ गया। जीन्स वर्ड भी यूज कर सकता है। एंड नर्चर क्या आ गया, जहाँ पे बच्चे का पालन पोषण होता है, उसे नरिशमेंट मिली आफ्टर बर्थ, वो आ गया बच्चे का नर्चर, जिसे हम क्या बोल देंगे, इन्वायरमेंट बोल देंगे। तो आप ध्यान रखोगे व्हाट इज नेचर, व्हाट इज नर्चर इन नर्चर, नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, डिटेल में मेंशन फिर कर रखा है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो इस चीज को। ओके, नेचर जो भी नेट हमारी एबिलिटीज होगी, मतलब हेरिडिटिकल जो ट्रेड्स हमें मिले हैं, एंड नर्चर जहाँ पे बच्चे का पालन पोषण होता है, वो आ जाएगा नर्चर। क्लियर है ये चीजें, ठीक है। अब इसके बाद कुछ और थोड़ा सा बता देती हूँ जहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर स्पेशल सी टेट की बात करें तो ये आपका क्वेश्चन आपके ईवीएस में पूछ लिया जाता है, या फिर बाकी टीचिंग एग्जाम की बात करें तो वहाँ पे पेडागोजी में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये जो हेरिडिटी है, हेरिडिटी के लॉज किसने दिए हैं, या कौन से प्रिंसिपल पे हेरिडिटी काम करती है। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे प्रिंसिपल्स की, सिद्धांत क्या है हेरिडिटी के। तो जो हेरिडिटी है वो किस तरह काम करती है, एट द टाइम ऑफ कॉन्सेप्शन 23 क्रोमोसोम्स होंगे, किसके, मेल के, एंड 23 किसके होंगे, फीमेल क्रोमोसोम। ओके, वो पेयर में आते हैं। ओके, और इस तरह से बच्चा कंसीव होता है। तो इसमें जो 22 पेयर्स हैं वो कैसे होते हैं, सेम होंगे, जिसे बोलेंगे ऑटोजोम। और जो 23rd पेयर होगा वो डिफरेंट होगा, जो रिस्पॉन्सिबल होगा कि बच्चे का जेंडर क्या होगा। तो एक तो चीज आपने याद रखनी है, जब पूछ लिया जाता है टोटल क्रोमोसोम, कुल क्रोमोसोम्स कितने होंगे, तो 46, और पूछ लिया जाता है जब पेयर कितना होगा, ठीक है, जोड़े में कितने क्रोमोसोम्स होंगे, तो 23। एंड 23rd वाला क्या हो सकता है, एक्स एक्स भी हो सकता है, एक्स वाई भी हो सकता है। फीमेल से क्रोमोसोम हमेशा एक्स आने वाले हैं, और मेल से एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है। तो एक्स एक्स का जब कॉम्बिनेशन बनेगा गर्ल होगी, क्योंकि लड़कियों के पास एक्स क्रोमोसोम्स ही होते हैं, लड़के पास वाई होते हैं, तो एक्स वाई के पेयर में बनेगा, एक्स और वाई दोनों होते हैं, तो एक्स और वाई का पेयर ऑब्वियसली बॉय बनाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखोगे कि किस तरह से जो हेरिडिटी है वो काम करती है, प्रिंसिपल क्या हो गया। नेक्स्ट उसके बाद और क्या याद रखोगे आप, कि ये जो लॉज है हेरिडिटी के, ठीक है, लॉज ऑफ हेरिडिटी भी आप याद रखोगे, किसने दिए हैं लॉज ऑफ हेरिडिटी। तो लॉज ऑफ हेरिडिटी की बात करें, नियम ये दिए हैं ग्रेगर मेंडल ने। कब दिए थे, 1866 में। 3 लॉज हैं, और किस पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, पी प्लांट्स में, मटर के पौधों पे। 3 लॉज को 2 में ही डिवाइड कर रहे हैं हम। पहला है लॉ ऑफ सेग्रेशन एंड डोमिनेंस, एंड सेकेंड आ गया, या थर्ड बोल सकते हो, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इस तरह से के बुक्स में इसमें भी मिल जाएगा, लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस, लॉ ऑफ वेरिएशन, ठीक है, रिग्रेशन, इस तरह से भी दिया होता है। तो पहला है लॉ ऑफ सेग्रेशन एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो ग्रेगर ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि कई बार क्या होता है कि कोई जीन्स कोई जनरेशन स्किप कर देते हैं, मिस कर देते हैं, मतलब हमारे पेरेंट्स से हमारे में वो जीन्स नहीं आएंगे, सेग्रेट कर देते हैं, पीछे छूट जाते हैं, बट इट डजंट मीन वो जीन्स खत्म हो गए, डाई आउट हो गए, मर गए, नहीं, जीन्स कभी मरते नहीं हैं, वो कोई जनरेशन स्किप कर सकते हैं, बट नेक्स्ट जनरेशन में वो फिर से डोमिनेट करेंगे, नेक्स्ट जनरेशन में वो फिर से देखेंगे, ठीक है। तो हमारे पेरेंट्स से हमारे में वो गुण नहीं आए, बट आगे हमारे बच्चों में आएंगे, मतलब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से हमारे में वो जीन्स ज़रूर आएंगे, अगर बीच में वो कोई जनरेशन स्किप कर गए, ठीक है। वो हो गया लॉ ऑफ सेग्रेशन एंड डोमिनेंस, ठीक है। तो कई बार हम अपने पेरेंट्स की तरह नहीं, ज़्यादा अपने ग्रैंड पेरेंट्स की तरह होते हैं, उनकी तरह ट्रेड्स गुण मिलते हैं, वो इसी लॉ पे बेस्ड है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ग्रेगर ने बोला कि ये जो
जीन्स होते हैं ये एक दूसरे की डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट नहीं करते हैं, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंट रहती है, ठीक है। जैसे एक वाइट फैमिली है, ठीक है, या ब्लैक फैमिली है, उसमें आगे बच्चे भी सारे वाइट या ब्लैक ही होंगे, बट इस ज़रूरी नहीं कि उनकी हाइट भी सबकी सेम हो, उनका बॉडी शेप प्रोपोर्शन भी सेम हो, वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। मतलब एक जीन दूसरे जीन को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, उसमें कुछ ना कुछ इंडिपेंडेंट होगा, वो स्वतंत्र रहेंगे। क्लियर है ये चीज़? तो आप याद रख लोगे इसके साथ कि कौन से प्रिंसिपल पे हेरिडिटी काम करती है, या लॉज क्या है हेरिडिटी के, किसने दिए हैं, और ग्रेगर ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया। ओके, तो ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। टॉपिक था मेन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड साथ में हमने हेरिडिटी और इन्वायरमेंट को भी डिस्कस किया, क्योंकि ये भी किसका पार्ट है, डेवलपमेंट का ही फैक्टर है या प्रिंसिपल है, तो इसीलिए इसको भी साथ में डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें ग्रोथ डेवलपमेंट से रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चन रहेंगे, एंड हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी एक डिफरेंट क्लास में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग टीचिंग एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो आप चंडीगढ़ के नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर टीचिंग एग्ज़ाम, जो कि है कंपटीशन गुरु, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है या कुछ डाउट्स हैं, तो आप 8284867867 नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और अगर आपको क्लास से रिलेटेड कुछ डाउट रह गए हों, तो आप कमेंट करके भी उसे पूछ सकते हो। ट्राई करूँगी कि नेक्स्ट जो क्लास है उसमें आपके डाउट्स क्लियर हो सके, ठीक है। So that's all for today. Thank you for watching.